नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। आज से बजट सत्र शुरू हो चुका है। सदन के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने सभी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि तकरार रहेगी लेकिन तकरीर भी होनी चाहिए। ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा जो देश को काम आएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हुई, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो। दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना भारत। साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि हर वर्ग को बराबरी मिले। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण से विपक्ष नाखुश नजर आया। कांग्रेस ने कहा कि अभिभाषण चुनावी भाषण ज्यादा नजर आया। महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार क्या करेगी इसका कोई इशारा नहीं मिला। देखिए, लेकिन मैसेज क्या, संदेश क्या था? सब ठीक है, सब शंगासी, हम तो सरकार ये किया वो किया। अरे महंगाई के बारे में क्या बोला, बेरोजगारी के बारे में कुछ करने वाले हैं। कोई भी इशारा ही नहीं मिला कि हमारे सरकार जनता, आम आदमी की असली समस्याओं के बारे में सोच भी रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने आर्थिक सर्वे पेश किया, जिसमें साल 2023-24 में 6.5% विकास दर का अनुमान भी जताया गया है। यानी आने वाले वित्त वर्ष में विकास दर में गिरावट देखने को मिलेगी। हिमांशु, आपके पास हम आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम सवाल इंडिया में आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का हल दे पाएगा ये बजट? सैलरी क्लास को 8 सालों के बाद क्या मिल पाएगी टैक्स में छूट, और मिडिल क्लास को किस तरह की राहत मिलेगी? हिमांशु शेखर मिश्रा के पास हम चलते हैं। हिमांशु, आज का जो आर्थिक सर्वे था, कई मुख्य बातें यहां पर नजर आई और हमने देखा था कि IMF जो है उसने 6.1 की विकास दर की बात कही, और जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें 2023-24 में 6.5 रहेगी GDP ग्रोथ। और कृषि क्षेत्र में निजी निवेश जो है उसकी बात यहाँ पर की गई। करोड़ों लोगों को अनाज जो है उसकी बात यहाँ पे की गई। तो किस तरह से अब हम देख रहे हैं, जो खाका जो है एक मोटा माटी यहाँ पर नजर आया है। देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, ये भी वित्त मंत्री ने कहा। देखिए, निश्चित तौर पर, और यही वजह है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने जो तैयार किया है इकोनॉमिक सर्वे, उसमें ये बात प्रमुखता से कही गई है कि जो नए वित्तीय साल में जो आर्थिक विकास दर है वो 6 से 6.8% के आसपास रहेगी। उसका बेसलाइन 6.5% रहेगा। और थोड़ी देर पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने एक ब्रीफिंग भी की है, जिसमें उनसे पत्रकारों ने यह पूछा कि आपने एक रेंज का फोरकास्ट क्यों किया है ग्रोथ का। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अब भी बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, विशेषकर जो तेल अर्थव्यवस्था है उसकी कीमत कितनी होगी, आगे क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय तेल अर्थव्यवस्था में, इसको लेकर अभी भी पूरी स्पष्टता नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अगले 1 साल में कच्चे तेल की औसत कीमत $100 से कम रहती है तो हमारा जो फोरकास्ट है 6 से 6.8% के बीच आर्थिक विकास दर के रहने का, वो सही साबित होगा। ये बात उन्होंने कही है। और साथ में ये भी कहा है कि मौजूदा परिस्थिति में जो आर्थिक विकास दर है उसकी रफ्तार अच्छी है, क्योंकि अनिश्चितताएं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने जो सोशल सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उसके बहुत अच्छे नतीजे सामने आए हैं। और साथ ही एक्सपोर्ट सेक्टर को लेकर कुछ चिंता उन्होंने ज़रूर जताई। रुपए की क्या स्थिति होगी, उसकी वो और मजबूत होगा, कमजोर होगा, इसको लेकर भी अनिश्चितता की बात उन्होंने कही है। तो कुल मिलाकर एक रियलिस्टिक पिक्चर उन्होंने एसेस किया है, उसको पेंट करने की कोशिश की। अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वित्त मंत्री अपने बजट में आगे क्या नया पेश करती है संसद में कल। जी हिमांशु, तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, खासकर हिमांशु जो सैलरी क्लास है वो कई उम्मीदें यहाँ पर लगाकर बैठी हुई है, क्योंकि 8 सालों से इंतजार कर रहे हैं टैक्स में छूट के लिए।
देखिए निश्चित तौर पर, और यही रिकमेंडेशन जो है वो सीआईआई ने भी अपने प्री बजट मेमोरेंडम में वित्त मंत्री को दिया है। मेरे साथ सीआईआई के प्रेसिडेंट संजीव बजाज हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण आपने सुझाव रखा वित्त मंत्री के सामने कि आम आदमी के हाथ में ज़्यादा पैसा हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लोग पैसा खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था में डिमांड आएगी, उससे आर्थिक रफ्तार बेहतर होगी अर्थव्यवस्था की। क्या एक्सपेक्टेशंस आपको लगता है कि इस बार फाइनली आम आदमी के लिए टैक्स में कुछ राहत मिलेगी? तो हमारी आशा यही है कि कुछ बेनिफिट आएगी, क्योंकि आम आदमी सबसे ज़्यादा सफ़र किए हैं पिछले 3 सालों में। एंड इफ़ यू सी पैंडमिक हो या इन्फ्लेशन की, महंगाई की जो इम्पैक्ट हो, ये उन्हें सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। एंड इसलिए सीआई की जो रिकमेंडेशन रही है कि रैशनलाइजेशन ऑफ इनकम टैक्सेस एट देयर लेवल विल हेल्प देम गेट मोर मनी इन देयर पॉकेट। इससे उनकी सिक्योरिटी बढ़ती है, सिक्योरिटी बढ़े तो ऑटोमेटिकली दे स्टार्ट स्पेंडिंग मोर। तो आशा है कि हम देखेंगे, कल देखेंगे आप। और टैक्स एग्जेम्पशन आपको लगता है कि इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि टैक्स एग्जेम्पशन की सीमा बढ़ाई जाए, टैक्स रेट जो है कई साल से नहीं बदले हैं उसको नए सिरे से रिविजिट करना ज़रूरी होगा? हाँ, तो इसमें अलग तरीके से इसे एड्रेस की जा सकती है। टैक्स रेट्स या टैक्स स्लैब्स रैशनलाइज की जा सकती है। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट एज लॉन्ग एज द बेनिफिट कम्स टू देम। जी, तो अदिति, उद्योग जगत को उम्मीद है कि आम आदमी के हाथ में ज़्यादा पैसा हो नए साल में, इसके लिए टैक्स में कुछ राहत का ऐलान वित्त मंत्री करेंगे। एक बहुत ही विस्तार से सीआईआई ने एक प्री बजट मेमोरेंडम भी वित्त मंत्री के सामने रखा है, लेकिन सबको इंतजार है कि वित्त मंत्री के पिटारे में कल क्या होगा। अदिति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु। सभी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कोरोना महामारी जो थी उससे भी जूझी हमारी अर्थव्यवस्था और उससे उबर रही है, ये बात भी इकोनॉमिक सर्वे में कही गई। हिमांशु, आपके पास हम लौटेंगे यहाँ पर, तो हमारे साथ 2 खास मेहमान भी यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमीरुल्लाह खान है, प्रोफेसर हैं आईएसबी के, और शशांक मणि है, रणनीतिकार और अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों के पास मैं आऊँ उससे पहले एक और डेटा मैं यहाँ पर अपने दर्शकों के सामने रखना चाह रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से आज जो इकोनॉमिक सर्वे में जो वित्त मंत्री ने डेटा रखा है और आईएमएफ का एक जो डेटा आया है, उन दोनों को भी सामने रखना यहाँ पर ज़रूरी है। तो आर्थिक विकास दर का जो अनुमान लगाया गया उसमें इकोनॉमिक सर्वे में ये आया है कि 2023-24 में 6.5% विकास का अनुमान जताया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष में विकास दर 7% रहने का अनुमान है, यानी आने वाले वित्त वर्ष में विकास दर में गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी। यह 6.5 का सरकार का आर्थिक सर्वे है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने 6.1% का जो अनुमान है वो यहाँ पर दिया है और कहा है कि 2023 में ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ का अनुमान 6.5% और भारत के लिए खासकर ये कहा एक उम्मीद यहाँ पर जगाई है। तो डॉक्टर अमीरुल्लाह खान, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप ही के पास आना चाहूँगी। जो इकोनॉमिक सर्वे आपने देखा, जिस तरह की बातें उसमें कही गई हैं, सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या लग रहा है और किस तरह की उम्मीदें अब आप इस इकोनॉमिक सर्वे के बाद बजट से लगा रहे हैं? बहुत शुक्रिया अदिति। इकोनॉमिक सर्वे साफ साफ ये कह रहा है कि रिकवरी मुकम्मल हो गई है और हम उस रिकवरी पे आ गए हैं जहां पे हम प्री कोविड टाइम्स पे थे, और ये कह रहा है कि 6.5% के आसपास ग्रोथ होगी। तो ये तो बड़ी दिलासे वाली, आश्वासन वाली खबरें हैं कि इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक वापस आ गई है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे उसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि हमारे एक्सपोर्ट जो है, ये इकोनॉमिक सर्वे खुद तस्लीम कर रहा है कि हमारे एक्सपोर्ट्स अब प्लेटो हो गए और एक्सपोर्ट्स का बढ़ना बड़ा मुश्किल है। और उसकी वजह से जो बड़ा अहम पहलू है अगले साल के लिए, विच इज वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी ट्रेड डेफिसिट, ये इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि ये बढ़ जाएगा। और अगर ये बढ़ता है तो उसकी वजह से हमारे जो हमारी बड़ी नाजुक स्थिति है रुपए की वैल्यू की, ये कमजोर रहेगी। आज भी आप देखिए कि रुपया जो है वो 50 पैसे गिरा है, और अगर इसी तरह कल भी गिरा तो वापस फिर वही 83-84 जाएगा। एक जो अहम बात कही इकोनॉमिक सर्वे ने या नहीं कही, वो मुलाजमत के बारे में थी, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो हम समझ रहे थे कि इकोनॉमिक सर्वे में कोई ऐसा ठोस डेटा होगा जिससे समझ में आएगा कि इकोनॉमिक सिचुएशन जॉब्स में भी ट्रांसलेट हुई है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया, वही पुराने प्रोविडेंट फंड हमारे स्टैटिस्टिक्स और डेटा लाया, जिसकी वजह से कुछ समझ में नहीं आता है कि जॉब्स बढ़े या नहीं।
लग ये रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति वैसी है जैसी थी, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। एक जो अच्छी बात कही, आखिरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये कि ये कही है, ये लिखा है कि हमारे जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, 15% कॉस्ट जो है वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है। तो हम कल जब देखेंगे तो ये उम्मीद करेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो लॉजिस्टिक्स की कोई पॉलिसी अनाउंस करें जिससे ये 15% जाके 5% हो। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ कहे, मुझे बहुत कम उम्मीद है, खुसूसन आज ये सर्वे पढ़ने के बाद, कि टैक्स पे कुछ कहेंगी फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि ये बड़ा नाजुक सा मरहला है, हमें टैक्स रेवेन्यू चाहिए, हम और कम नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से टैक्स की उम्मीद इस सर्वे पढ़ने के बाद कम लगती है। थैंक यू जी। अमीरुल्लाह जी, आपने अपनी बात रखी। यहाँ पर शशांक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो बात अमीरुल्लाह साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर एक जो मुख्य मुद्दा ये भी रहा है कि महंगाई से हम लोग बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं, चाहे आप पेट्रोल डीजल की बात करें या जो आम चीज़ें हैं। हम अगर आटे दाल का भाव भी देखें तो उनमें भी काफ़ी फ़र्क आ गया है। सैलरीड क्लास जो है वो अच्छा खासा परेशान चल रहा है, और अगर हम निचले तबके की बात करें तो उन पर और ज़बरदस्त मार जो है वो पड़ी है। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है ये जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें उस बात को कहीं एड्रेस किया है, या जो बजट है उस बात को एड्रेस करता हुआ नजर आएगा? देखिए, बजट के बारे में मैं कहूंगा कि यह बजट सिर्फ आज के 2023 का बजट नहीं है। ये बजट कुछ हद तक अगले 25 साल की झलकी देता है, और उसमें 3 वर्गों के लिए बजट बनाया जाएगा मेरे हिसाब से। एक तो समृद्ध वर्ग है, जिसके लिए टैक्स रेट बढ़े या घटे। दूसरा, मध्य भारत की कल्पना जो करी गई है, जिसमें कि छोटे तबके के लोग हैं लेकिन बहुत अति गरीब नहीं है। और एक अति गरीब वर्ग है जिसके लिए हमें डायरेक्ट गवर्नमेंट सब्सिडी की जरूरत है। तो इस हिसाब से जो पहले वर्ग में है उसमें टैक्स रेट पे लोगों की आंखें, मेरी अनुमान है कि इस बार टैक्स रेट में ज्यादा आगे पीछे नहीं होगा। जो दूसरा वर्ग है, जो कि करीब 80 करोड़ लोगों का है, मध्य भारत, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की चर्चा हो रही है। उसमें हम लोग कैसे क्रेडिट दें, कैसे उसको जीवंत करें, उसमें एक नई जान लाएं, इस पे ही हमारी आर्थिक व्यवस्था निर्भर है। क्योंकि जैसा कि बताया गया कि आज की तारीख में एक्सपोर्ट पे आप बहुत निर्भर नहीं कर सकते। बिल्कुल, कोविड के बाद कुछ ऐसा तंत्र चला है, और जो आखिरी तबका है जो करीब 35 करोड़ का है लगभग, उसके लिए हम लोग को जो सरकारी तंत्र से हम लोग किस प्रकार से उनको सहायता दें। और उसमें भी मैं ये चाहता हूं, और मेरे हिसाब से ये होगा, कि हम लोग इतना ज्यादा फिस्कल एफर्ट न करें जितना कि पाश्चात्य देशों में किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि वहां का जो इन्फ्लेशन का दर है इसलिए बढ़ा है क्योंकि उन्होंने कोविड के दौरान थोड़ा पैनिक भी किया, बहुत ज्यादा ट्रिलियंस और ट्रिलियंस का एक तरह से निवेश किया, इस आशा में कि आगे चल के डिमांड बढ़ेगी, जो डिमांड शायद अभी आई नहीं है, और इन्फ्लेशन काफी हद तक बढ़ गया है। हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन आया, लेकिन हम लोगों ने एक गरिमामय स्थिति में, एक जिसे कहते हैं जो कोविड के दौरान हमने कार्य किया, उससे जो प्रभाव अभी पड़ रहा है, इन्फ्लेशन बहुत नहीं है, थोड़ा है। और उस हिसाब से मेरे हिसाब से इस बजट में भी फिस्कल प्रूडेंस की जरूरत है। देखिए, चुनाव आने वाला है 2024 में, कुछ लोग बोलेंगे कि सरकार छप्पड़ फाड़ के दे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें संयम बरतेगी। इसमें जो मध्य भारत है उसके लिए खास करके, जहां पर हम लोग को ईज ऑफ बिजनेस की बात हम लोग 10 साल पहले जो समृद्ध भारत के लिए कर रहे थे, अब ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की चाह मध्य भारत में आ गई है। छोटे गांव शहरों में जो टियर 2 टियर 3 जिले हैं, जिसमें मैं भी बहुत काम करता हूं, उसमें से आशा है कि हम लोग किसी न किसी तरह उद्यमिता, रोजगार। शशांक जी, जब यहाँ पर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर जीएसटी की भी बात आ रही है, जिसको लेकर कारोबार जगत जो है वो लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठा है। कई तरह की आपत्तियां भी वो यहाँ पर जाहिर कर चुका है, और फिर निवेश में छूट जो है वो भी एक उस मामले में भी बड़ी उम्मीद से देखा जा रहा है कि शायद कल कुछ उस लिमिट को बढ़ाया जाए। देखिए, जीएसटी का जहां तक मसला है, यह दूरगामी सोच से बनाया गया है। जिस भी किसी देश की नाड़ियों में खून बहता है, तो उसको बहाने के लिए अगर हम लोग एक सुचारू रूप एक संगठन करें तो उसमें कुछ समय लगता है। तो मेरे हिसाब से कुछ बढ़त घटत होगी, एडजस्टमेंट होना चाहिए, हो रहा है। और जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, इन्वेस्टमेंट में भी जो अब आज की तारीख में जो आजकल चल रहा है, उसमें 70 से 80% जो कैपेसिटी है इंडस्ट्री की, वो अब आ रही है। तो प्राइवेट सेक्टर भी अब निवेश की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि कोविड के दौरान थोड़ा सा कैपेसिटी गिर गई थी, तो उसमें उत्सुकता नहीं थी। तो जो एनिमल स्पिरिट्स की बात होती है मध्य भारत में भी, जिसके लिए मैं बहुत तत्पर हूँ, लेकिन जो समृद्ध भारत उसके लिए भी, और उसके वजह से हम लोग को इतना टैक्स मिलेगा ताकि हम लोग जो गरीब भारत है, जो भी अभी भी 30 करोड़ लगभग उसमें है, उसके लिए हम लोग उन्मुख रहें। क्योंकि अंत्योदय की जो भावना है, जो अगले 25 साल में है,
उसको भी हम लोग को लाना पड़ेगा। एक गणतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में, जब आखिरी व्यक्ति को हम लोग एक तरह से सफलतापूर्वक उठाएंगे तभी गणतंत्र की परिभाषा बदलेंगे। तो मेरे हिसाब से इन 3 वर्गों को लेके अलग अलग ये पॉलिसीज बनाई जाएंगी और ये अगले 25 साल के लिए एक संकेत देंगे। जी डॉक्टर अमीरुल्लाह, यहाँ पर जो बात शशांक साहब कह रहे हैं कि आगे आने वाले 20 से 25 साल जो हैं उनको देखते हुए एक दूरदर्शिता के हिसाब से ये जो बजट है इसे प्लान किया गया है, लेकिन कई बार ये भी लगता है कि जो सामने मुंह खड़ी हैं समस्याएं उनको शायद सबसे पहले एक बार एड्रेस किया जाना चाहिए। और रोजगार का सृजन जो है उसमें सबसे बड़ी एक बात है कि आपके पास यहाँ पर रोजगार नहीं है, युवा जो है वो बड़ी तादाद में फ्रस्ट्रेटेड यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या दूरदर्शिता वाले बजट की इस वक्त ज्यादा जरूरत है या जो इस वक्त बड़ी समस्याएं सामने हैं उन्हें पहले एड्रेस किया जाना चाहिए? देखिए, बजट तो होता है एनुअल बजट, राइट? तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हम साल भर की बात कर सकते हैं, क्योंकि और खुसूसन इस साल, क्योंकि एक साल में पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए। पिछले 2 सालों ने बताया कि आप 6 महीने की बात नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो इमीडिएट अर्जेंट मसले हैं वो हम देखेंगे पहले कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। सबसे बड़ा अर्जेंट मसला वाकई अनएम्प्लॉयमेंट है और उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है अपना, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। दूसरी बात ये रहेगी कि क्या कीमतों के लिए, इन्फ्लेशन के लिए कुछ चेंजेस ला सकती है। अगर वो सोच के टैक्स कम किया जाए तो ये बड़ी अजीब बात होगी, क्योंकि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी रेटिंग इंप्रूव हो, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है जो इतना ज्यादा बढ़ चुका है, अगर हम उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जैसे शशांक कह रहे हैं कि अगर हम अगले 10-15 साल की बात कर रहे हैं तो उस पर जोर रहेगा कि हम किस तरह से मुश्किल डिसीजन लें और अपना फिस्कल डेफिसिट काबू में रखें। लेकिन चूंकि कंडीशन बड़ी प्रिकेरियस है, हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेस है, फिस्कल स्पेस। चूंकि एक जो बड़ी बात हुई है, वो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि हम 21 लाख करोड़ रुपए अब सोशल वेलफेयर स्कीम में कर रहे हैं। तो क्या ये जो 21 लाख करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं, इसको हम कम करने के लिए तैयार हैं? प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले कहा था कि ये जो हमारी सब्सिडीज हैं, जिनको उन्होंने रेवड़ी कहा था, वो बताया था कि उसको काबू में लाना चाहिए। तो ये बड़ा मुश्किल सवाल होगा कल जब हम देखेंगे कि ये जो सब्सिडीज और जो लेआउट जो आउटलेज हैं सोशल सिक्योरिटी के, वो गवर्नमेंट कम कर पाती है या नहीं, क्योंकि इस वक्त हम तीनों तरफ से घिरे हुए हैं। ट्रेड डेफिसिट बढ़ा हुआ है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा हुआ है। तो दोनों के बढ़े रहने से हम इधर जाएं या उधर जाएं, वो बड़ी कठिन समस्या होगी फाइनेंस मिनिस्टर की। बिल्कुल, और उसको बैलेंस करना एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे होगा। शशांक जी, रुपए का जो मसला लगातार चल रहा है कि जो गिरावट जो देखने को मिल रही है, उसे भी इकोनॉमिक सर्वे में माना गया है कि रुपए की विनिमय दर में गिरावट जो है उसकी जो चुनौती है वो बरकरार है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह से इस बजट में कदम उठाए जाएं, इस पर आपको क्या कुछ लगता है या आपके क्या विचार हैं इसको लेकर? देखिए, ये जो चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं कि हम लोग के पास एक तरह से ट्रेड हेडविंड्स भी हैं, कुछ हद तक हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट हेडविंड्स भी रहे हैं, हालांकि अब थोड़ा धीरे हो रहे हैं। मेरे हिसाब से इस चक्रव्यूह का एक रास्ता है, वो है कि अपने नागरिकों को कैसे प्रोडक्टिव बनाएं। आज की तारीख में आप चाइना को इम्यूलेशन नहीं कर सकते जो 20 साल पहले उन्होंने किया था कि हम एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी करें। एक्सपोर्ट की आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, और अति आवश्यकता है। जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि चाइना की वजह से थोड़ा सा हम लोग को स्पेस मिली है, उसमें भी इंडस्ट्रीज में भी, तो उसमें हम लोग भी आगे बढ़े हैं, वियतनाम भी आगे बढ़ा है, कुछ और आगे बढ़ा है, तो उसको बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हमारे जो 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि मध्य भारत में हैं, टियर 2 टियर 3 जिलों में हैं, उनको अगले कुछ सालों में हम प्रोडक्टिव बनाएं, ईज ऑफ बिजनेस के द्वारा, निवेश के द्वारा उनको इस प्रकार के मार्केट से जोड़ें ताकि वह लोग आगे बढ़ें। क्योंकि हम लोग को इस चक्रव्यूह से कोई और नहीं बचा सकता, इसमें हमें आत्मनिर्भर ही बनना पड़ेगा, अपने आप ही उड़ना पड़ेगा। और खुशी की बात यह है कि हमारी मैक्रो इकोनॉमी में कोई संदिग्ध, कोई दाग नहीं है, हमारी अभी भी युवा शक्ति आगे है। ये अलग बात है कि रोजगार की बात, और रोजगार की समस्या भी वैसे ही सुलझाई जाएगी, सरकारी नौकरी से या प्राइवेट सेक्टर नौकरी से। प्राइवेट सेक्टर आप जानती हैं ऑटोमेट हो रहा है, सरकारी नौकरियां उतनी नहीं बन पाएंगी,
और सरकारी नौकरी से फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा ही और उससे इन्फ्लेशन वापस आएगा। तो मेरा ये मानना है कि यदि हम लोग स्वरोजगार, रोजगार की तरफ हम लोग स्वावलंबी भारत का जो अभियान पूरे देश में लगभग चल रहा है, उसका थोड़ा मैं भी हिस्सा बन गया हूं, उससे कैसे जो 80 करोड़ लोगों को जीवंत करें। देखिए, मैं ये भी मानता हूं कि 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आज की तारीख में सहायता चाहिए। वो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए शायद आज की तारीख में उन्मुख नहीं है, लेकिन अगले 10 साल में वो भी हो जाएंगे। तो हम लोग जो उत्तरी भारत है, जो समृद्ध भारत है, जो 20 करोड़ का है, उसके लिए हर समय चर्चा करते रहते हैं। अब मेरा ये राय है कि इस बजट में भी, लेकिन आने वाले कई सालों तक हम लोग उस भारत की तरफ उन्मुख हों जिसमें 80 करोड़ कंज्यूमर्स तो हैं लेकिन प्रोड्यूसर्स भी हैं। क्योंकि अगर उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जाएगी, उनको सिर्फ एक उपभोक्ता की तरह देखा जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा और इकोनॉमी। तो मेरा ये मानना है बात आप यहाँ पर गवर्नमेंट जी कह रहे हैं यहाँ पर, तो एक साल में जो 81 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, उसका भी सरकार जिस तरह से बोझ ले रही है, वो भी एक काबिल तारीफ बात यहाँ पर है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जिनसे सरकार को यहाँ पर निपटना होगा, और उस बजट में किन किन मुख्य समस्याओं को किस तरह से एड्रेस किया जाता है, किस तरह से उन पर ध्यान दिया जाता है, और क्या भविष्य की योजनाएं होंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कुछ इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का यहाँ पर हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर सशस्त्र बलों से जुड़े व्याभिचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सशस्त्र बलों में जारी रहेगी व्याभिचार पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई। व्याभिचार के लिए सशस्त्र कर्मियों और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। व्याभिचार के लिए सशस्त्र बल के जवानों का कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की अर्जी पर यह स्पष्टीकरण जो है वो दिया है, जिसमें बड़ी बातें यहाँ पर सामने आई हैं कि जो व्याभिचार के लिए सशस्त्र कर्मी हैं और अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी और उनमें जो आर्मी एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई हो सकेगी। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे डिफेंस एडिटर आशीष भार्गव का। आशीष, एक बड़ी खबर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से आई है, एक बार समझा दें आपकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर याचिका दाखिल की गई थी और आज क्या कुछ हुआ है कोर्ट में? जी देखिए, इसकी भूमिका हम 2018 में ले चलते हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का एक बड़ा फैसला आया था और आईपीसी की धारा 497 यानी व्याभिचार, एडल्ट्री, उसको रद्द कर दिया था, असंवैधानिक बताया था सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये महिलाओं को कम दर्जे पर रखता है, पुरुषों को बड़े दर्जे पर रखता है। महिला पति जो है महिला का मास्टर नहीं है, पितृसत्तात्मक सोच ये है, और उसे रद्द कर दिया था और उसको अपराध की किताब से बाहर कर दिया था। लेकिन यहाँ पर इसके बाद रक्षा मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने व्याभिचार को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया है, उसके आर्मी एक्ट मामले में काफ़ी दखल हो गया और काफ़ी अराजकता वहाँ फैल गई है। क्योंकि जिन अफसरों को, जिन जवानों को व्याभिचार के मामले में कोर्ट मार्शल किया गया, वो ट्रिब्यूनल में जाकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लगा रहे हैं कि एडल्ट्री इस देश में अपराध नहीं है, तो आर्मी एक्ट के तहत उनके ऊपर कोर्ट मार्शल जैसी कार्रवाई नहीं हो सकती है। बहुत सारे मामलों में ऐसे पेंडिंग हो गए हैं, कुछ मामलों में रिलीफ भी मिल गया है। तो सुप्रीम कोर्ट स्पष्टीकरण दे कि क्या आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड यानी एक अपराध जो है देश का, उसकी जो धारा है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, क्या आर्मी एक्ट पे भी लागू होगा, जो अपराध नहीं है, एक सिविल एक्ट है आर्मी एक्ट का 45 और 63 धारा, जिसमें अशोभनीय आचरण और आदेश का पालन उल्लंघन करने का मामला ये बनाते हैं। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के पीठ ने सुनवाई शुरू की थी और रक्षा मंत्रालय की तरफ से एएसजी माधवी दीवान ने बताया था किस तरीके से अराजकता फैल गई है और वर्दीधारी जो संस्थान है, जो फोर्सेज हैं, उनमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आर्मी एक्ट के तहत व्याभिचार करने पर जो कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई होती है वो बनी रहनी जरूरी है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है इससे, अगर इस तरीके से ये चलेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्टीकरण करे कि जो आईपीसी में 497 को 2018 में रद्द किया गया था, व्याभिचार को अपराध के दायरे से बाहर किया गया था, क्या वो जो सशस्त्र बल हैं रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उन पर भी लागू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस मामले की सुनवाई की है और 5 जजों के पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि जो 2018 का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का, वो सिर्फ
इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी को लेकर था, अपराध के दायरों को लेकर था, उसका आर्मी एक्ट से कोई लेना देना नहीं था, पहली चीज। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो संविधान पीठ ने जो फैसला किया था वो आईपीसी 497 का रेफरेंस उनके पास आया था, अपराध का रेफरेंस आया था कि क्या अपराध बना रहना चाहिए, वो उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया। लेकिन उनके पास कभी भी ये मुद्दा नहीं था, ना उन्होंने इस मुद्दे पर कभी विचार किया कि आर्मी एक्ट की धारा 45 और जो 63 है उनमें ये बना रहे या नहीं बना रहे। तो उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है। वो आर्मी एक्ट का जो ये है, हम आपको बताना चाहते हैं, ये सिविल एक्ट है, वो आर्मी गवर्न होती है, सशस्त्र बल आर्मी एक्ट से गवर्न होते हैं, बिल्कुल। तो उसके ऊपर कोई भी अभी प्रतिबंध नहीं है। तो यानी आर्मी सशस्त्र बल अपने ऐसे अफसर, ऐसे जवान जो व्यभिचार में लिप्त पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, विस्तार से इस पूरे मामले को समझाने के लिए। तो सशस्त्र बलों में जारी रहेगी व्यभिचार पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई। सवाल इंडिया में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आसाराम को रेप के एक और मामले में सुनाई गई उम्र कैद की सजा। और बलात्कार के दोषी आसाराम को एक और मामले में दोषी साबित किया गया और गुजरात की गांधीनगर कोर्ट ने आज उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये मामला 2013 का है। आसाराम पर सूरत की एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया था। 2001 से 2006 के बीच कई बार रेप के दोषी साबित हो चुके हैं आसाराम। और पीड़ित की जो छोटी बहन है उसने आसाराम के बेटे नारायण साईं पर रेप का केस लगाया था। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी से, हम अभी यहाँ पर जुड़ेंगे। तो आसाराम अभी जोधपुर की जेल में हैं और आश्रम में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा ये व्यक्ति काट रहा है। और खुद को आसाराम बापू इसने कहलवाया, लेकिन एक के बाद एक शर्मनाक घटनाओं में ये दोषी साबित हो चुका है। महेंद्र प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। महेंद्र, एक बड़ा मामला है यहाँ पर जिसमें आसाराम को दोषी साबित किया है और किस तरह से ये सालों तक लोगों को एक तरह से गुमराह करता रहा और उसके बाद अब लगातार सलाखों के पीछे और अब एक बार फिर एक मामले में उम्र कैद की सजा मिल गई है। अदिति, मैं आपको बताना चाहता हूं कि साल 2013 में सूरत की 2 महिलाओं ने आसाराम और इनके साथ 6 और आरोपियों के खिलाफ यौन शोषण का केस चांदखेड़ा पुलिस थाने में उन्होंने दर्ज करवाया था। उसका केस पिछले 9 सालों से गांधीनगर कोर्ट है उसमें चल रहा था। कल एक केस में दोषी पाया गया था और आज इनको उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनवाई की है। उनको ऊपर धारा 342, 357, 374 और 377 लगी हुई थी और पिछले 9 सालों से ये केस चल रहा था। इस केस में आज उनको उम्र कैद की सजा जो मिली है, तो जो पीड़िता है, पीड़िता के परिवार वाले जो लोग हैं, उनकी पिछले कई सालों से मांग थी और सरकारी वकील जो है उनकी भी मांग रही थी तो उनको कड़ी में कड़ी सजा हो, तो आज उनको उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। जी, शुक्रिया महेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा जो आसाराम काट रहा है, एक और रेप के मामले में दोषी साबित किया गया है और फिर से उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सवाल इंडिया में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। और अब आपको सीधे जम्मू कश्मीर लिए चल रहे हैं जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से कल पूरे दिन कश्मीर का संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से कटा रहा। कल कोई भी विमान श्रीनगर एयरपोर्ट से ना तो उड़ान भर सका और ना ही वहां पर लैंड कर सका। अब आज फिर से विमान सेवाएं जो है वो शुरू हुई हैं। वहां पर श्रीनगर जम्मू हाईवे भी कई जगहों पर भूस्खलन के कारण बंद करना पड़ा। सड़क के जरिए श्रीनगर को देश से जोड़ने का एकमात्र रास्ता है श्रीनगर जम्मू हाईवे। भारी बर्फबारी से जनजीवन वहां पर अस्त व्यस्त हुआ है। कई इलाकों में बिजली संकट की खबरें भी आई हैं और आगे आने वाले 2-3 दिन भी माना जा रहा है ऐसे ही रहेंगे। और हमारे साथ श्रीनगर से हमारे सहयोगी नजीर मसूदी जुड़ रहे हैं। नजीर, काफी दिक्कतें आ रही हैं, जिस तरह की बर्फबारी वहां पर देखने को मिल रही है, आज कैसे हालात हैं? क्या विमान सेवाएं अब ठीक से शुरू हो गई है? बिजली बहाल हुई है? जी देखिए, आज यहाँ जो फ्लाइट्स है रिज्यूम हो गई, दोबारा उड़ान भर गई और राहुल गांधी और दूसरे जो कांग्रेस के नेता थे वो उनको फ्लाइट मिली और आज यहाँ से वो दिल्ली चले गए। वो आज पार्लियामेंट की जो आज बजट सेशन शुरू होना था, प्रेसिडेंट का एड्रेस था,
उसमें वो शिरकत नहीं कर पाए क्योंकि कल 78 फ्लाइट जो थी श्रीनगर एयरपोर्ट से कैंसिल हो गई और आज मौसम खुल गया, अब तो धूप भी निकल रही है। तो श्रीनगर एयरपोर्ट पे जो एयर ट्रैफिक है बहाल हुआ है, लेकिन श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी बंद है। कई जगहों पे पस्सियां गिराई और जो प्रशासन कहता है कि जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो वहां से रोड ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद आज शाम तक उनको उम्मीद है कि शायद ठीक हो जाएगा। लेकिन ये रोड जब भी बारिश हो, बर्फबारी हो तो ये हमेशा बंद हो जाता है और कश्मीर में दिक्कतें लोगों को आती है। इसके साथ ही कई एक पर्यटक जिन्हें घर वापस जाना था वो यहाँ रुक गई क्योंकि फ्लाइट बंद हुई है, रोड अभी बंद है 2 दिनों से। तो वो भारत जोड़ो यात्रा तो खत्म हुई, लेकिन असल में जो रोड के जरिए से भारत को जोड़ना था कश्मीर का वो अभी 75 साल से नहीं हुआ है। हर बार बारिश हो, बर्फबारी हो, यहाँ का रोड बंद हो जाता है और कल पूरे दिन यहाँ फ्लाइट्स भी बंद हो गई, लेकिन आज वो सारी फ्लाइट्स बहाल की गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, लेकिन आज राहत की बात यह है कि यहाँ पर फ्लाइट्स दोबारा शुरू हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक ज्यादा समावेशी समाज बनाने के मकसद से ट्रांसजेंडर अधिकार आंदोलनकारी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी सक्रिय रहती हैं। उन्होंने नई दिल्ली में दूसरी बार ट्रांसजेंडर अवार्ड्स का समारोह आयोजित किया। ट्रांसजेंडर समुदाय की आवाज बुलंद करने वालों का ये सम्मान उन्होंने किया। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। 24 जनवरी को राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर अवार्ड्स के दूसरे एडिशन का आयोजन हुआ। ये समारोह ट्रांसजेंडर अधिकारों की कार्यकर्ता आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों और उन कंपनियों को सम्मानित करने के लिए रखा जिन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक समावेश समाज बनाने में अहम भूमिका निभाई है। When we decided to do the national transgender, जब हमने राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पुरस्कार देने का फैसला किया तो यह ट्रांस समुदाय को मान्यता देने के लिए था, खासकर तब जब ट्रांस समुदाय की कोई मान्यता नहीं है या कोई ऐसा दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। महिला पुरस्कार हैं, कई अन्य पुरस्कार हैं जो देश भर में दिए जाते हैं, लेकिन खासतौर पर ट्रांसजेंडर के लिए कोई अवार्ड नहीं है। इसलिए हमने ट्रांसजेंडर अवार्ड शुरू करने का फैसला किया और ये 2021 में शुरू हुआ। ट्रांसजेंडर अवार्ड एंड इट स्टार्टेड इन 2021। समारोह में कई ऐसे आंदोलनकारी और उन कंपनियों के नुमाइंदे मौजूद थे जिन्होंने दफ्तरों में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने की नीतियां बनाई हैं। इस समारोह के मुख्य अतिथि थे जस्टिस अरुण मिश्रा, जिन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के लिए जमकर काम किया है। आधे नर और आधी नारी के शरीर वाले भगवान अर्धनारीश्वर को दर्शाता एक लुभावना नृत्य। मौजूदा हस्तियों के भाषणों के बाद अलग अलग श्रेणियों के पुरस्कार बांटे गए। इनमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अपने दफ्तरों को ज्यादा समावेशी बनाने वाली कंपनियों के लिए हेल्पिंग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशंस अवार्ड, अपने बच्चों का सहारा बनने और उनका साथ देने वालों के लिए माँ बाप को विद्या अवार्ड्स, ट्रांसजेंडर समुदाय की आवाज बुलंद करने और नीतियाँ बदलवाने के लिए आंदोलनकारियों को पाथ ब्रेकर्स अवार्ड दिए गए। सबसे पहले जो स्टेप है वो है समानता का। जिस दिन हमें समानता मिलने लगेगी, हम हमेशा बात करते हैं ना इक्वालिटी की और एक बराबरी की बात करते हैं हम लोग, तो वो बराबरी अभी नहीं है। हम कहीं ना कहीं आज भी हमारे जेंडर को लेके, हमारी सेक्सुअलिटी लेके हमें पीछे छोड़ देते हैं कि आप तो हिजड़े हो, आप तो किन्नर हो, या आप तो मेल हो, आप तो फीमेल हो, आप फीमेल हो के मेल कैसे बन रहे हो, आप मेल हो के फीमेल कैसे बन रहे हो। बहुत सारी चीज़ें जो उन लोगों को पता नहीं है। तो सबसे पहले जो मेरा है वो है इक्वलिटी, समानता। जिस दिन समानता मिलने लगेगी, जो हमें चाहिए शायद जल्दी ना, लेकिन धीरे धीरे करके वो हमें मिलने लगेगा। इस समारोह को पावर किया रैकेट के द बर्ड्स एंड बीज टॉक प्रोग्राम ने, जिसका मकसद किशोरों को यौन स्वास्थ्य, यौन जोखिम व्यवहार, लैंगिक बराबरी और विविधता के बारे में जागरूकता फैलाना है। ये कार्यक्रम 5 स्तंभों पर खड़ा है: समावेश, जागरूकता, रजामंदी, बराबरी और सुरक्षा। ऐसे कई मामले हैं जहां आप ट्रांसजेंडर्स की हिरासत में मौत देखते हैं और कोई कार्यवाही भी नहीं होती है, लेकिन इन मामलों में अब मानवाधिकार संगठन बहुत सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। एक मिला जुला सा एहसास है, इन पर हमें ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य भी एक कारण है, लेकिन सबसे प्रमुख है कि इन्हें भी आम नागरिकों की तरह माना जाए। जश्न धूमधाम के साथ इस वादे के साथ अंजाम पर पहुंचा कि अगले साल तीसरे संस्करण के लिए फिर सब जमा होंगे। इस तरह के अवार्ड्स न सिर्फ ट्रांसजेंडर समुदाय के सकारात्मक रुख और कार्यों को सम्मान देते हैं,
बल्कि ये उम्मीद भी जगाते हैं कि 1 साल बाद हालात में और सुधार आएगा। तो सवाल इंडिया में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।